नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। इंटरव्यू की तैयारी सब लोगों की बढ़िया भी चल रही होगी। देखिए, एक चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा। किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए अगर आप लोग जा रहे हो, ना कि केवल आज, लाइफ में भी हो सकता है कि कभी किसी प्रमोशन के लिए या किसी हायर पोस्ट के लिए आप लोग अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो इंटरव्यू जो आपका होता है वो लगभग सेम होता है। अच्छा, इंटरव्यू के बारे में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये होता है कि इंटरव्यू इज़ अबाउट योर पर्सनैलिटी, है ना। और कई लोग ये भी बोल देते हैं कि इसमें नॉलेज का टेस्ट नहीं होता। तो मैं आज कई मिथ हैं जिनको ब्रेक डाउन करना चाहूँगा। सबसे पहले, एक इंटरव्यू क्या है। आपका 5-10 मिनट से लेके 30 मिनट से लेके 45 मिनट के बीच में एक आपका इंट्रोडक्शन है या आपका एक किसी दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्शन है। अब उस 15 मिनट में वो पर्सन आपको पूरी लाइफ के अंदर आप कैसे पर्सन थे और आने वाले टाइम में उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप किस प्रकार के व्यक्ति रहने वाले हैं। तो सिंपल सा एक फंडा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम भी आज मान के चलिए हमारी कोई एक शॉप है और उस शॉप के ऊपर हम किसी एक वर्कर को रखना चाहते हैं, तो हम भी किसी ऐसे वर्कर को रखना चाहेंगे जो कि मेहनती हो, जो कि चोरी ना करे, किसी प्रकार से कोई काम चोरी ना करे, है ना, ईमानदार आदमी हो। तो वही बात यहाँ भी है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखो, जैसे जैसे ओहदा बड़ा हो जाता है वैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी हो जाती है। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन लोगों को एक ऐसा पर्सन चूज करना होता है जो कि वाकई में उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेहतरीन काम कर सके। तो अब आप उस पोस्ट के लायक हैं या नहीं है, ये उन लोगों को देखना है। और मैक्सिमम जो आपका इंटरव्यू जाता है वो 10-15 मिनट का जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। कभी कभी 20 मिनट का हो सकता है, बहुत रेयर केस है उसके में। लेकिन ज़्यादातर अगर हम बात करें तो 15 मिनट के अंदर आपका इंटरव्यू ये कंप्लीट हो जाता है विद इन 20 मिनट्स, जो हम एएफओ या फिर जो आपके बैंक इंटरव्यू होते हैं उनके अंदर। ठीक है। अब ये 20 मिनट में आप लोगों से क्या पूछना चाहते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला था कि ये एक पर्सनैलिटी टेस्ट है ना। लेकिन पर्सनैलिटी का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, आप लोग दिखने में कैसे हैं, यानी कि आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो प्रॉपर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि आपके बाल बढ़े हुए हैं बहुत सारे ज़्यादा, है ना, एक आदि मानव के जैसे। दूसरा है आपकी बियर्ड्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, या अगर आप विमेन हैं तो उस केस में आप वेल ग्रूम्ड नहीं है, आपके बाल, है ना। उन सभी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद आपकी ज्वेलरी कितनी पहनी हुई है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग सज धज के ऐसे चले जाते हैं जैसे शादी में जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। बहुत सारे बच्चों को देखा है कि एप्पल वॉच पहनी होती है। आपकी जो एप्पल वॉच है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को डिग्निफाई करती है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। और एक बैंकिंग जो लाइफ होती है वो एक हैक्टिक लाइफ होती है। जितना आप लोग लग्जरी पहनकर जाओगे उतना ही उन लोगों को लगेगा कि ये एक इनएप्रोप्रिएट पर्सन है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि वो लोग आपके बारे में इमेजिनेशन करेंगे कि शायद आप लोगों ने अभी तक लग्जरी लाइफ जी है और आप शायद आने वाले टाइम में जो बैंक का प्रेशर है वो हैंडल कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। उस केस में आपके जो नंबर हैं, वो मार्क्स हैं, वो कम हो सकते हैं। ठीक है। इस वजह से नहीं कि आपने घड़ी क्यों पहनी, इस वजह से कि उनको लगता है कि जो पर्सन आज अभी तक खुद नहीं कमा रहा, तब वो अगर एक घड़ी इस प्रकार की जो अच्छी खासी, यानी कि जो 50,000 की घड़ी है, अगर वो पहन के बैठा है, उनको नहीं पता कि ये ईएमआई पर आई है और उनके पापा की ईएमआई अभी चल रही है। लेकिन वो बस इतना देखना चाहते हैं। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपका जो अटायर है, आपके शूज, आपके कपड़े, हर चीज को देखा जाता है। दूसरी बात होती है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर आपका कॉन्फिडेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं। ठीक है। अब इस कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को कई बार बच्चे इग्नोर कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है, अब जैसे मान के चलिए मैं बोलूं कि ये इंटरव्यू की क्लास केवल मैं ही ले सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ा सकता। ये एक गलत बात है।
लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि मेरा पढ़ाया हुआ इंटरव्यू सेशन के अंदर एक बच्चे को बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है और वो उसके बेस पर मोर देन 18 प्लस मार्क्स ले सकता है, ये एक मेरा कॉन्फिडेंस है। और कॉन्फिडेंस क्यों बना? क्योंकि मैंने पिछले 6 7 8 साल के अंदर जितना भी गाइड किया और उस दौरान जिन बच्चों ने मार्क्स गेन किए उतने, उन लोगों को देखकर, और आज कम से कम ऐसे 50 से ऊपर बच्चे बता सकता हूं जिनके 16 प्लस या 17 प्लस मार्क्स हैं। तो ये एक मैंने यहाँ पर इस चीज़ को ऑब्जर्व किया और ये मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। मैंने जब टॉपिक्स को बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार मैं समझा सकता हूँ। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है। लेकिन मैं बोलूँ कि इस टॉपिक को केवल मैं ही समझा सकता हूँ, ये एक मेरी बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि दुनिया में बहुत महारथी बैठे हैं यार, बहुत ऊपर ऊपर लेवल के जो पर्सन है, नॉलेजेबल पर्सन है, वो बैठे हुए हैं ना। किसी चीज़ का तोड़ तो अगर आप लोग बोलोगे कि है ही नहीं तो वो तो गलत बात है ना। अब वहीं अगर हम बात करें तो कॉन्फिडेंस जो है वो तब आता है जब आपके पास नॉलेज होता है। तो ओवरऑल आपका नॉलेज जो है वो मैटर करता है। अब नॉलेज किस फील्ड में चाहिए जिस इंटरव्यू के लिए आप लोग जा रहे हो? क्योंकि देखो आपका जो आईडीबीआई या आपका एएफओ का जो इंटरव्यू है, उन दोनों में एक ही बात है, कोई अलग चीज नहीं है। आप लोग ये मत समझिएगा कि ये कोई है ना, अब जैसे मान के चलिए हम लोग एएफओ की इंटरव्यू तैयारी कर रहे हैं तो आपका आईडीबीआई का नहीं है, क्योंकि कई बच्चों का आईडीबीआई का भी इंटरव्यू है और एएफओ का भी इंटरव्यू होने वाला है। तो दोनों ही केस में आप लोगों को सेम आपकी नॉलेज हेल्प करेगी, अलग से कोई तैयारी आपको नहीं करनी है। और मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस देता हूं कि आप लोग अगर इन सभी क्लासेस को और अगर मॉक इंटरव्यू को ज्वाइन कर लेते हो तो आपके मोर देन 15 मार्क्स आ सकते हैं। अच्छा, एक चीज यहां पर और ऐड करना चाहूंगा कि सक्सेस के लिए या अपने आप को कहीं भी शो करने के लिए या एक हायर गोल को अचीव करने के लिए आपके अंदर किसी प्रकार के स्पेशल टैलेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर आप एक कंसिस्टेंट पर्सन है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एवरेज लोगों को मैंने देखा है या बिलो एवरेज बच्चों को मैंने देखा है जो कि अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े बड़े टारगेट्स को अचीव कर गए, क्योंकि उनके पेट में भूख थी उस चीज को पाने की, उनके अंदर एक जुनून था, उनके अंदर एक लगन थी, उनके अंदर एक मेहनत करने का जज्बा था और वो कंसिस्टेंटली उस चीज के ऊपर लगातार मेहनत करते रहे और उन्होंने अपने जिस टारगेट को या जिस एम को पाने की कोशिश कर रहे थे उसको उन्होंने अचीव कर लिया। तो ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अगर कंसिस्टेंटली इस चीज के ऊपर काम करोगे, अभी तक आपको कुछ भी नहीं पता तो भी मैं आपको लिख कर दे सकता हूं कि आप इन चीजों को अचीव कर जाओगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है कि अब ये कॉन्फिडेंस और नॉलेज के अंदर हमें पढ़कर क्या जाना है या गेन क्या करना है। तो देखो, कॉन्फिडेंस और नॉलेज को बूस्ट अप करने के लिए आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को जो एग्रीकल्चर की आपकी नॉलेज है उसको बूस्ट अप करना है। अब एग्रीकल्चर में क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? नहीं, आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ने पड़ेंगे। आपको केवल और केवल जनरल एग्रीकल्चर जो है पढ़ना पड़ेगा। और जनरल एग्रीकल्चर में क्या क्या पढ़ना है तो इसके बारे में मैं आपको एक दिन एक ब्रीफ सेशन अलग से दे दूंगा जिसमें मैं आपको समझा भी दूंगा कि क्या क्या आप लोग पढ़ सकते हो। प्लस में आपके एरिया में जो क्रॉप ग्रो होती है, आप जिस भी लोकेलिटी से बिलोंग करते हो, है ना, उस लोकेलिटी में जो भी क्रॉप आपकी ग्रो होती हैं उन क्रॉप के बारे में आपको कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, इंपॉर्टेंट वैरायटीज, उनके डिजीज, उनके अंदर जो डिफरेंट पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस आप लोग फॉलो करते हो, या आपके फर्टिलाइजर एप्लीकेशन किया जाता है, इरिगेशन एप्लीकेशन की जाती है, हार्वेस्टिंग, यील्ड, ये सब नॉलेज आपको होना चाहिए जो भी आपके लोकेलिटी की इंपॉर्टेंट क्रॉप है उनके बारे में। समझ में आ गया? अब ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी हो सकती हैं, फील्ड क्रॉप भी हो सकती हैं, वेजिटेबल क्रॉप भी हो सकती हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर नॉलेज में आपको इतना पढ़ना है, प्लस में जो आपकी अभी एग्रीकल्चर की करंट अफेयर्स है, स्पेसिफिकली क्रेडिट रिगार्डिंग, जैसे कि केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसमें अभी अपडेट भी हुआ है आपका एग्रीकल्चर बजट में, तो आपको यहां पर एग्रीकल्चर स्कीम्स जो है वो बिल्कुल पढ़कर जानी है। एग्रीकल्चर करंट अफेयर का नॉलेज आपको होना चाहिए। और इसके साथ साथ में जो अभी रिसेंट कुछ फाइनेंशियल इश्यूज अगर इंडिया में चल रहे हैं या इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया की कैसी है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है और आपका आरबीआई इसमें अभी क्या कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती हैं, तो ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं
जो अभी रिसेंटली एग्रीकल्चर के अलावा भी आपका करंट अफेयर का पार्ट बन जाता है, तो उसको आपको जरूर याद करना है और उसके लिए आप डेली जो न्यूज़पेपर है उनको पढ़ सकते हो। अगले 20 से 25 दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। और कई बार बच्चे सोचते हैं कि मेरे नंबर तो ज्यादा आ रहे हैं, मैं अगर कम भी पढ़ूंगा तो भी काम चल जाएगा। देखो दोस्तों, 20 दिन की बात है और 20 दिन अगर मेहनत कर लोगे ना तो यार कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 20 दिन के बाद जिंदगी आसान हो जाएगी, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा। लेकिन हाँ, आपको ये रिग्रेट नहीं होगा कि यार मेरे पास 20 डेज थे और मैं अगर मेहनत कर लेता तो शायद आज सक्सेस हो चुका होता, मेरे ये इतने कम नंबर नहीं आते, 1 नंबर कम नहीं आता, 2 नंबर कम नहीं आता। ऐसी आपकी जो थिंकिंग है वो माइंड में नहीं आएगी। तो इसके अंदर आप लोग जो है आराम से इस टारगेट को अचीव कर सकते हो, इंटरव्यू को आप लोग क्रैक कर सकते हो। और ये करंट अफेयर कैसे करना है ये मैं आपको खुद बताऊंगा। जितनी स्कीम एग्रीकल्चर की है वो खुद मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी रिसेंटली अगर कोई अपडेट आ रहा है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और आपके इंटरव्यूज के टाइम पर आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो भी आपको जरूर बताए जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर बैंकिंग नॉलेज या बैंकिंग आपका टर्मिनोलॉजी। इसमें आपको बेसिक बैंकिंग टर्मिनोलॉजी और बेसिक बैंकिंग नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डिटेल बैंकिंग नॉलेज की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पीडीएफ दे दी गई है। इसके अलावा जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो खुद आपको बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। और यहां पर आपको जो है मेरे साथ बाकी और भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपके जो सीनियर्स जो लोग पहले 2 साल पहले, 1 साल पहले, 4 साल पहले सेलेक्ट हो चुके हैं, उनके साथ भी आपका एक इंट्रोडक्शन रहेगा जिसमें वो लोग आपको गाइड करेंगे कि भाई किस प्रकार से तैयारी की जा सकती थी। तो वो सब चीजें आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोगों को एक तो लाइव सेशन ज्वाइन करना है, दूसरा कंसिस्टेंटली जो चीज आपको बताई जाए उसके ऊपर रिलाई करना है। मैं आपको लिखकर दे सकता हूं कि केवल और केवल आप किसी भी एक जगह पर, अगर आप कोचिंग मान के चलो 2-3 जगह से ले रहे हैं, तो मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि जो आपको बढ़िया लगता है उस जगह पर, एक जगह पर शिफ्ट हो जाओ, आपका सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप लोग 2 नावों पर सवार होकर चलते हो तो हमेशा कहीं ना कहीं आपका बेड़ा पार होने से रुक जाता है और यह सबसे बड़ा कारण होता है कई बार फेलियर का। तो आप इस बात को जरूर समझ लीजिएगा कि किसी भी एक डायरेक्शन में जहां पर आपको बेटर समझ में आता है उस डायरेक्शन में काम करिए, उस डायरेक्शन में अपने आप को लगाइए, तभी आपका सक्सेसफुल जो है आपका हो पाएगा, ठीक है। इंटरव्यू जो है सक्सेसफुल हो पाएगा, ठीक है। अब यहां अगर हम बात करें तो अब इसके अंदर नॉलेज के अलावा आपको क्या क्या देखना है, ये सारी बातें आज हम डिस्कशन कर लेते हैं इस सेशन के अंदर, ठीक है। तो इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो इंटरव्यू के लिए आपको क्या करना है, तो देखो सबसे पहले तो आपको वहां पर इंटरव्यू में 15 से 20 मिनट अगर पहले आप लोग पहुंच जाते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, आधे घंटे पहले जो आपका टाइम दिया होता है कई बार, तो वो आप टाइम पीरियड से 15-20 मिनट पहले जरूर पहुंचे। जो भी टाइम वहां पर दिया गया है उससे 5-10-15 मिनट पहले पहुंचे, क्योंकि कारण ये होता है कि भाई कई बार लेट हो जाते हैं और फिर हमें टेंशन होती है और हड़बड़ाहट के अंदर कई बार हमसे गलतियां भी होती है, ठीक है। दूसरा, अच्छा इसमें कई बार ये मिस्टेक सबसे ज्यादा लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि लोकेलिटी कई बार दूर होती है जहां पर इंटरव्यू देना होता है और वो बेचारी जब पहुंचते पहुंचते बड़े मतलब है ना समस्याओं में निकल जाती है। बी प्रिपेयर्ड व्हेन यू गो फॉर द इंटरव्यू। अब प्रिपेयर कैसे करना है ये बातें तो हम लोग डिस्कस करने के लिए यहाँ पर आए हैं, तो प्रिपरेशन के साथ ही जाएं। और आपके डॉक्यूमेंट ये बहुत जरूरी है भाई। और इसके साथ में अगर आप लोग जैसे वाटर बॉटल्स वगैरह, जो पानी वगैरह की रिक्वायरमेंट है वो साथ में लेकर जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि पानी की बोतल होती है तो उससे आप लोग हाइड्रेटेड रहते हैं और आपको जो है ज़्यादातर कई बार अंदर से जो डर उठता है वो नहीं पैदा होता। और बिफोर इंटरव्यू कोशिश करिए कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाए तो वॉशरूम वगैरह जाकर और फिर इंटरव्यू के लिए जाएं, आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए है। बाकी डॉक्यूमेंट आपने जरूर लेकर जाएं, ऐसा ना हो कि डॉक्यूमेंट बाद में आप लोग ढूंढते फिर रहे हैं कि सर मेरा तो ओबीसी का नहीं है, मेरा ये नहीं है, मेरा वो नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने डिमांड किए हैं प्लीज वेल डॉक्यूमेंटेड के साथ जाएं, बाद में समस्याएं आपको हो सकती हैं। अब देखिए ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए। अच्छा, ड्रेसिंग सेंस से पहले आपके जो नाखून हैं वो बिल्कुल कटे हुए होने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बढ़े हुए नाखून नहीं होने चाहिए। लड़कियां हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके नाखून आप लोग काट कर जाएं बेटा, क्योंकि लड़कियों में ज़्यादातर नाखून काफ़ी बड़े होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपके ब्यूटिफिकेशन के लिए तो शायद बेटर हो सकता है जिसमें आप मानते हो, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ और इवन दो आपके इंटरव्यूअर जो होंगे वो भी इसी चीज़ को कंसिडर करेंगे कि आपके जो नाखून है वो बिल्कुल छोटे होने चाहिए या फिर होने यहाँ पर मतलब कट आपका जो है अच्छे
अच्छे से उनको जो है कट करके जाएं। दूसरा, बॉयज आपकी जो बियर्ड है वो आप लोग रख सकते हो, इसमें किसी प्रकार की आजकल कोई दिक्कत नहीं है, पर आपका बियर्ड प्रॉपर ट्रिम होना चाहिए, हेयर प्रॉपर आपका जो है कट हुए होने चाहिए, उसमें ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े आप लोगों ने कर रखे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वेल ट्रिम्ड जो है आपका होना चाहिए। और यहाँ पर ड्रेसिंग सेंस में किस प्रकार से, तो देखो लड़कियों की बात करें तो 1 2 ये आपका लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस है, लेकिन मैं लड़कों से रिकमेंड करूंगा कि बिना शूज, बिना जो आपके जराबों के, जो आपके सॉक्स के शूज हैं वो पहनकर ना जाएं, ठीक है। और शूज आपके फॉर्मल हो सकते हैं, चाहे वो अच्छा एक चीज और याद रखना, हील्स के साथ लड़कियां जो है वो अपनी मत पहनकर जाना, क्या बोलते हैं, जूती वगैरह जो भी होती है, ठीक है, सैंडल्स वगैरह, तो वो मत पहन के जाना। बाकी आप फॉर्मल ड्रेस इस प्रकार से पहन सकते हो, और ये भी एक फॉर्मल ड्रेस है और लेडीज अटायर ही है ये। और इसके अलावा आप लोग साड़ी वगैरह अगर पहनना चाहते हो तो पहन सकते हो। अच्छा, ड्रेसिंग सेंस में क्या हमें ब्लेजर वगैरह को पहनने की आवश्यकता होती है? नहीं। टाई की आवश्यकता होती है? तो नहीं। टाई आपकी एक अगर है तो ठीक है, नहीं है ना तो टाई मत पहनना। और परचेज करने की भी आवश्यकता नहीं है, इसके कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होते, ये बस है कि हाँ अगर आपके पास है तो आप लगा के चले जाइए, अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और आपके टीथ ब्रश हो रहे होने चाहिए प्रॉपरली, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब आप लोगों के दांतों में कुछ लगा हुआ है, वो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। अब दांत तो देखो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उसमें आप लोग चेंज नहीं कर सकते हो, कलर्स कई बार आपके येलो भी होते हैं या फिर क्रीमिश वाइट भी होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप लोग जो है उसको प्रॉपरली जो है आपका ब्रश करके जाएं। मुंह से बैड ब्रेथ नहीं आनी चाहिए। और शूज वगैरह आपके जो जराबे वगैरह हैं उनके शूज के ऊपर प्रॉपर पॉलिश होनी चाहिए। और आप लोग जो है बेली टाइप शूज भी पहन सकते हो, बॉयज की बात कर रहा हूं, और साथ में आप लोग फॉर्मल अगर फीते वाले हैं तो वो भी पहन सकते हो, दोनों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल और केवल फीते यानी कि जो लेसेस वाले हैं वही शूज होने चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की कोई यहाँ पर आपकी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है। सो ये सबसे पहला पार्ट है आपका। दूसरी बारी आती है कि अब वुमेन्स और मेंस के अंदर जो ड्रेसिंग सेंस है तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पर जो आपका ड्रेसिंग सेंस है इसमें ये बॉयज के लिए अच्छे ड्रेसिंग सेंस जिनको आप लोग फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और बाकी ज्वेलरीज वगैरह के लिए मैंने बता दिया। और आपके जो बेल्ट है वो कोशिश करिए कि फॉर्मल से हो, है ना। जैसे कई बार होते हैं कि बड़े बड़े बकल्स होते हैं, वो बड़े भद्दे लगते हैं, ऐसे बकल्स आपके नहीं होने चाहिए। ये बकल्स आप लोग देखिए कि किस प्रकार के हैं, बहुत सिंपल और फॉर्मल बकल्स हैं, तो इस प्रकार के बकल्स आप लोग पहन सकते हो, ठीक है। और हाथ में बहुत ज्यादा आपका कई बार जो है ज्वेलरी वगैरह नहीं होना चाहिए, अगर ये धागे वगैरह थोड़ा बहुत है तो चलेगा, लेकिन कई बार बच्चों को मैंने देखा है कि यहाँ यहाँ तक इतने ज्यादा होते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। नॉर्मल कड़ा हो सकता है, घड़ी हो सकती है, फॉर्मल आपकी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घड़ी नहीं है तो भी चलेगा, ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कई बार बच्चे सोचते हैं कि घड़ी का बोल दिया, हाँ नहीं नहीं नहीं, घड़ी अगर है नॉर्मल सी है तो काम चलेगा भाई, ठीक है। अब अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका सूट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि ब्लेजर नेसेसरी नहीं है। और लड़कियों को मैंने बता दिया कि ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए बेटा। और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका जो हेयर है और मेकअप वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब पत कर मत जाना। कई बार लड़कियों को देखा है कि बहुत सारा मेकअप करके चली जाती हैं, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। चलिए भाई, अब हम बात करें तो यहाँ पर आपका लेडीज का जो अटायर है वो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, साड़ी हो सकती है, बहुत बढ़िया लगती है, आप लोग सूट में या फिर जो आजकल प्लाजो वगैरह आते हैं उनमें भी आप लोग जा सकते हैं। बट ये चीज ध्यान रखिएगा कि सूट इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, सूट बिल्कुल फॉर्मल होना चाहिए, एक सिंगल आपका जो है उसमें वो होना चाहिए, ये बहुत सारे जो फ्लावर वगैरह हैं वो नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो प्लेन आपका अगर होगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, ये एक बेटर है, और ये भी बढ़िया है, ये भी बढ़िया है। आप अगर इस प्रकार का ड्रेसिंग सेंस पहन सकते हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है, ठीक है। इसमें जो कलर है वो थोड़ा बहुत आपका ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा अब हम बात करने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन जब आप लोग देते हैं तो किस प्रकार से अपना इंट्रोडक्शन जो है इंटरव्यूअर को दे सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से ज्यादातर यही होता है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं या टेल मी अबाउट योरसेल्फ। ये क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर कैसे करें। अच्छा, इसमें बच्चों को क्या बताना चाहिए, तो सबसे पहले आप लोगों को अपना नाम बताना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को मेंशन करें, तहसील और आपके गांव का नाम ना बताएं, यानी कि विलेज को बताने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों के बारे में आप लोग तभी बता सकते हो जब आपका गांव या आपकी तहसील, आपकी सिटी बहुत ज्यादा
हाईलाइटेड है, लाइमलाइट में है, या फिर किसी प्रकार की हिस्टोरिकल कोई प्रेजेंस रखती है, जैसे कहीं पर अगर आपका जैसे महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था या फिर कोई और बड़ी हस्ती का जन्म हुआ था, तो आप बता सकते हो कि सर मैं इस गांव से बिलोंग करता हूं जहां पर महात्मा गांधी का जन्म हुआ था और ये इस डिस्ट्रिक्ट में आपका राज्य में पड़ता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से यहां पर आप लोग बता सकते हो, लेकिन बाकी कोशिश करिएगा कि अपने नाम के बाद अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का नाम ही मेंशन करें, इसके अलावा ज्यादा आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग रीसेंट एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता सकते हो, यानी कि केवल और केवल एमएससी और आपका बीएससी के बारे में ही बताएं कि आपने कौन सी डिग्री की हुई है, आपके पास कितना मार्क्स आपने जो है अचीव किया था, ये सब आपका। इसके अलावा अगर आपकी कोई अचीवमेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग स्पोर्ट्स में किसी अच्छी पोजीशन पर थे, या आप लोग नेशनल खेल कर आए हो, रीजनल खेल कर आए हो, या फिर आप लोग जो है स्काउट एंड गाइड या एनसीसी में किसी प्रकार से अगर आपने पार्टिसिपेशन किया है, या फिर आपने कोई और गेम में पार्टिसिपेट किया है, तो आप वो अचीवमेंट यहां पर बता सकते हो। या फिर जैसे कोई अगर आप लोग गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह हैं तो उसके बारे में भी यहां पर मेंशन कर सकते हो। फिर आपकी बारी आती है कि वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप लोग काम करते थे पहले, आपका चाहे वर्क किसी प्रकार से टेम्परेरी था या नहीं था, तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप लोग काम करते हो, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस एक्सपीरियंस को जरूर मेंशन करें। लेकिन याद रखें यहां पर एक्सपीरियंस से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप जो भी काम कर रहे थे उस काम के बारे में प्रॉपर जानकारी लेकर जाएं। अच्छा, कई बार बच्चों का गैप होता है कि आप लोगों का जैसे फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुएशन हुआ था 2021 में, लेकिन आप इंटरव्यू देने जा रहे हो 2025 में, तो इंटरव्यूअर का क्वेश्चन होता है कि आप 2021 से 2025 तक क्या कर रहे थे बताएं। तो उस केस में आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये गैप ईयर का जो आंसर है वो कैसे किया जाता है, ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जब आपके आगे इंटरव्यू के सेशंस होंगे तब। उसके साथ में आपकी हॉबीज, स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में आपको मेंशन करना है। ठीक है, अभी हॉबीज क्या है तो आगे हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है इनके बारे में भी हम लोग आगे बातें करेंगे। लेकिन आपको बताना नहीं है आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, ब्रदर और सिस्टर कितने हैं, स्कूलिंग कहां से हुई, विलेज क्या है, ये सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें आपको किसी प्रकार से भी ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लोग इंटरव्यू में बता रहे हो तो ये अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, हाँ आप ये बता सकते हो कि मेरे फादर जो हैं वो एक बैंकर हैं, या फिर एक फार्मर है, या मेरी मदर जो है वो एक हाउसवाइफ है, या वो एक टीचर है, जो भी उनका प्रोफेशन है आप उन प्रोफेशन के बारे में बता सकते हो। लेकिन कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो बताते हैं कि भाई मेरी ब्रदर इतने हैं, मेरे सिस्टर इतने हैं, ये मेरे ब्रदर क्या करता है, सिस्टर क्या करती है, उनकी मैरिज हो चुकी है। आपको कोई भी चीज बताने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को ना ये बताने की जरूरत है कि कितने भाई बहनों, कुछ भी आपको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनके बारे में कोई नॉलेज यहां पर मैटर नहीं करती है। आप उनको बताएं नहीं बताएं वो आपकी मर्जी है। ठीक है, नहीं बताएंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि बढ़िया रहेगा, बाकी यहां पर आवश्यकता नहीं है। स्कूलिंग एजुकेशन के बारे में आप लोग नहीं बताओगे तो भी चलेगा, क्योंकि एवरेज मार्क्स अगर है, हाँ अगर आपने वाकई में कोई डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था उस टाइम पे तो आप लोग मेंशन कर सकते हो स्कूलिंग का, अदरवाइज आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब आपकी बारी आती है कि स्ट्रेंथ और वीकनेस में आप लोगों को क्या ध्यान रखना है। देखो भाई, स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताते टाइम आप लोगों को थोड़ा सा एक तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक तो आपको ग्रेट मतलब महान नहीं बनना है। ये नहीं बताना कि मैं सत्यवादी हरिश्चंद्र हूं, या मैं बहुत ईमानदार आदमी हूं, मैं जो है आपका किसी प्रकार से कोई गलती नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो है मेहनत करने के लिए तत्पर हूं। ये सब बातें एक या तो देखो भगवान में होती हैं, और ना ही आपको ये बताना है जी मैं तो दया वाला बहुत हूं, है ना, मैं तो गरीबों के ऊपर दया करता हूं, मैं तो फार्मर्स को देखकर दया आ जाती है। आप लोग अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वहां इंटरव्यूअर को यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि आप लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे हो और वहां से सिंपैथी गेन करना चाहते हो, या फिर इंटरव्यूअर से ज्यादा मार्क्स लेने के लिए यह बात बोल रहे हो, तो वो एक अच्छी बात नहीं लगती है। तो स्ट्रेंथ में आपको ये नहीं बताना, और वीकनेस में आपको, अगर आप लोग स्ट्रेंथ में देवता नहीं बनोगे तो ये यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि राक्षस नहीं बनना है। आपको ये नहीं बताना है कि जी मैं तो सुबह से लेकर शाम तक सोता ही रहता हूं, मैं तो दारू पीता हूं, मैं तो सिगरेट पीता हूं। देखो, अगर कुछ लोगों में आदत है और अगर आप में है और आप वाकई में वो चीज रखते हो, तो आप उसको थोड़ा सा मोल्ड करके बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ भाई आप लोग कभी ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, तो वैसे तो वीकनेस में कभी बताना ही मत। मैं आपको फिर बोलूंगा, जब तक आप लोगों से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए उस टाइम तक ये आपका आंसर होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर बाय चांस इंटरव्यूअर सामने से पूछ ले कि कभी आप लोग ड्रिंक करते हो, तो आप
अगर पीते भी बहुत ज्यादा हो ना तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये मत बोल देना कि हाँ जी कैजुअली पीते ही हैं। आप बोलिएगा कि हाँ सर पी लेता हूं लेकिन कभी कभी ओकेजन्स के ऊपर स्पेसिफिकली जो है, अदरवाइज मैं नहीं पीता हूं। ठीक है, तो ये बात इस प्रकार से आप लोग वहां पर मेंशन कर सकते हो। लेकिन वीकनेस अगर आप लोगों से पूछी जाए तो उस टाइम पर आप लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग जैसी कंडीशंस नहीं बताओगे। कई बच्चे बोलते हैं जी मेरे को ट्रैफिक लाइट तोड़ने का बहुत जुनून है या मेरे को कानून तोड़ने का, तो ये ऐसी बातें बहुत वाहियात होती हैं। इस प्रकार से आप लोग बताकर अपनी इमेज को डिग्रेड मत कर देना, क्योंकि ऐसी कोई बात अगर वहां पर बता रहे हो तो वो आपके लिए खराब हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात है जी कॉन्ट्राडिक्शन। अच्छा, कई बार बच्चे क्या बताते हैं, स्ट्रेंथ बता देते हैं और वीकनेस बता देते हैं, लेकिन दोनों में आपस में लड़ाई हो जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी बच्चे ने बताया कि सर मैं तो बहुत ही ज्यादा हार्डवर्किंग पर्सन हूं, ठीक है, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने काम को बहुत अच्छे से निपटाऊं, उसके ऊपर काम करूं, और मेरे को तो नींद ही नहीं आती जब तक मैं काम नहीं करता। और दूसरी तरफ वीकनेस कई बार बच्चे बता देते हैं कि सर मैं तो सोता ही बहुत ज्यादा हूं, सुबह लेट तक उठता हूं। तो जो हार्ड वर्कर होते हैं ना वो लेट तक नहीं सोते। तो दोनों में आपस में जो कॉन्ट्राडिक्शन अगर इस प्रकार से कर गया तो वहां पर आपको ध्यान रखना है। तो इस टाइम पर आप लोग जब मेरे को मॉक इंटरव्यू दोगे, आप लोग मॉक इंटरव्यू देते टाइम आपको मैं बता दूंगा, वैसे तो स्ट्रेंथ और वीकनेस आप लोग मुझसे पूछ लेना, उस टाइम पर मैं आपको गाइड करूंगा, लेकिन आप खुद भी अपने बारे में कोशिश करिएगा। अब स्ट्रेंथ और वीकनेस में स्ट्रेंथ बताते टाइम आप लोग बैंकर्स की जो पर्सनैलिटी होती है वो आप लोग मेंशन कर सकते हो। अब एक बैंकर में क्या पर्सनैलिटी होती है वो हम लोग आगे अभी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले यहां पर स्ट्रेंथ की हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रेंथ में क्या होना चाहिए। स्ट्रेंथ में आप लोग क्या बता सकते हो, तो स्ट्रेंथ में आप लोग या तो जैसे एकेडमिक के अंदर बता सकते हो कि जी मैं एक क्विक लर्नर हूं, मेरे अंदर क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा है ना, किसी चीज को सीखने की ललक बहुत ज्यादा है। दूसरा है क्विक लर्नर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आप लोगों को पता है कि लगातार आपका जो है समाज बदल रहा है, सोसाइटी चेंज हो रही है, उस सोसाइटी को बदलने के साथ साथ आपको भी अपने आप में कुछ बदलाव लेकर आने पड़ेंगे। तो उस केस में जैसे आपको पता है 1990 या 1995 तक अगर हम बात करें, 2000 तक बात करें, तो मोबाइल जो है वो उतना ज्यादा नहीं पॉपुलर था, लेकिन आज जो है मोबाइल आ चुका है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो इनको सीखने की जो ललक है वो जिस लोगों में ज्यादा होती है वो टेक्नोलॉजी को यूज कर पाते हैं। और बैंक में तो आज है ही डिजिटलाइजेशन का जमाना सारा का सारा, तो वो अगर आप लोग बताओगे तो एक अच्छी चीज है और वाकई में होना भी चाहिए। अगर नहीं है तो फिर मत बताना, ठीक है। अब दूसरा उसके बाद आती है एनालिटिकल स्किल। अब देखो इसके बारे में तो आपको ही पता है कि बैंक में इसकी आवश्यकता होती है, तो अगर ये आप में है तो बता सकते हो, नहीं है तो मत बताना। डिसीजन मेकिंग पावर, क्योंकि देखो अब आप एक अच्छी पोस्ट पर जाने जा रहे हो, है ना, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की पोस्ट आपकी है, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर के तौर पर आप एज ए वहां पर कई प्रकार की जो स्कीम्स हैं उनको बनाने वाले हो। अब उन स्कीम को बनाओगे या स्कीम को डिस्पर्स करोगे, बहुत सारे फार्मर्स के साथ मीटिंग करोगे, तो आपके अंदर एक क्विक डिसीजन लेने की जो कैपेबिलिटी है वो भी तो होनी चाहिए ना। आपको हर बार किसी से पूछ के ही तो डिसीजन नहीं लेना है ना, हर बार आपको डिसीजन अगर पूछ के लोगे तो कैसे काम चलेगा। हाँ, मानते हैं कि शायद वहां पर जाने के बाद आपको डिसीजन पूछने कर लेना पड़े, लेकिन कई बार क्विक डिसीजन भी आपको लेने पड़ते हैं, तो ये आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। इसके अलावा इमोशनल स्ट्रेंथ आपके अंदर है कि नहीं है, मतलब आप टॉलरेंट है कि नहीं है, आप इमोशनली स्ट्रांग है कि नहीं है, एम्पैथी और सेंसिटिविटी है कि नहीं है। इसका मतलब होता है कि जैसे मान के चलिए कोई आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हम इमोशनल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को बैंक में आके कोई बोले कि सर मेरा तो मतलब चेकबुक घर पे रह गई, मेरे को 50,000 रुपए दे दो, मैं जैसे ही थोड़ी देर बाद में आता हूँ आपको चेकबुक दे देता हूँ, है ना, या आपको चेक दे देता हूँ, मैं पैसा ले जाता हूँ बाद में, है ना, या फिर आपको बाद में पैसा दे दूंगा। तो भाई बैंक का पैसा लुटाने के लिए नहीं है ना, और बैंक आपको इसके लिए हायर भी नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किसी प्रकार से भी आप ये मिस्टेक ना करें। उसके बाद में एम्पैथी और सेंसिटिविटी। अब देखो कई बार गरीब बेचारे बेसहारा, या फिर ये कह सकते हो कि कई बार बूढ़े आदमी बैंक ब्रांच में आ जाते हैं, और उस टाइम पर मान के चलिए आप लोगों को बैंक को बंद करने का टाइम हो चुका है, 5-10 मिनट का टाइम आपका अभी बाकी भी नहीं है, लेकिन अगर मान के चलिए उनको पैसे की जरूरत है तो उस टाइम पे आप उनकी हेल्प कर सकते हो, या फिर वो लाइन में लगे हुए हैं आप उनकी साइड से हेल्प कर सकते हो। जरूरी तो नहीं है ना कि भाई एक बड़ी लाइन लगी है, लेकिन एक बुजुर्ग की मदद हम लोग कर सकते हैं, तो उस टाइम पर आपके अंदर इस प्रकार की सेंसिटिविटी होनी चाहिए, है ना, कि आप अपना काम छोड़कर उनकी मदद करें। कई बार जरूरी हो जाता है ऐसा, तो ऐसे पर्सन
आप लोग हैं कि नहीं है, क्योंकि ऐसी सेंसिटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आता है कि आप लोग एक हार्डवर्किंग पर्सन होने चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कई बार जो है टाइम के अंदर बदलाव आता है, या फिर आपके किसी काम को लेकर स्ट्रेस आ जाता है, तो आप लोग उनको हैंडल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। पेशेंस, अब देखो बैंक में तो पेशेंस की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। पता नहीं कितने तरह के लोग आते हैं, कोई गाली निकालते हुए आएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग कीबोर्ड उठा के मार दोगे किसी को, है ना, माउस उठा के मार दोगे, पैसे की गट्टी हाथ में ले रखी है हमारी सिर में, नहीं ना। आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। साथ में आपको फोकस्ड, है ना, फोकस बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आप थोड़ा सा फोकस हटा तो फुर, है ना, बैंक में तो सारा काम ही पैसे का है, ठीक है। तो फोकस बहुत जरूरी है। सेल्फ मोटिवेटेड, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आज के जमाने में देखो यार, कोई भी दूसरा हमारा सगा नहीं है ना। किसी के साथ हम अगर पर्सनल बातों को शेयर कर देंगे तो हो सकता है कि वो 10 लोगों को बताता फिरेगा। तो हमें अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी है तो भी हम अपने आप को मोटिवेट करें कि कोई दिक्कत नहीं है, ये सब समस्याएं सोल्व आउट हो जाएंगी। और बैंक में रहते हुए तो प्रेशर आएगा आपके ऊपर, तो आपको पेशेंस के साथ सेल्फ मोटिवेशन करते हुए आपको आगे बढ़ना है और अपने आप को, अपने गोल को आगे लेकर जाना है। फिर बारी आती है जी बैलेंस। आप वर्किंग लाइफ में और फैमिली लाइफ में एक बैलेंस स्टेबल कर पाते हैं तो आप बता सकते हो इनके बारे में, ठीक है, कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं। और अगर आप ये कैपेबिलिटीज के साथ उनको बताते हो तो उनको अच्छा भी लगेगा, और एज ए बैंकर ये क्वालिटीज भी होनी चाहिए किसी भी बैंकर के अंदर। तो इस प्रकार से आप वहां पर अपनी स्ट्रेंथ को जो है मेंशन कर सकते हो, ये आपके लिए सबसे बढ़िया रहने वाला है। अब बारी आती है जी वीकनेस क्या होनी चाहिए। तो देखो वीकनेस के अंदर क्या है कि देखो, एक तो याद रखना कोई इलीगल एक्टिविटीज के बारे में आप लोग ना बताएं। कैरेक्टर वीकनेस, चाहे आपका किसी भी प्रकार का अगर कैरेक्टर वीकनेस आपके अंदर है, चाहे वो आपका जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा करते हैं, है ना, कोई भी आपके अंदर गलत आदत है तो वहां पर आप उसको मेंशन ना करें अगर है तो भी। दूसरी बात है इंटेलेक्चुअल वीकनेस। जैसे कई बार लोग क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअल वीक होते हैं, बोलते हैं जी मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रांग नहीं है, या मेरे अंदर जो है पैसा गिनने की अच्छी मेरे अंदर वो नहीं है। तो ये जो बातें होती है ना, उनको आप लोग ध्यान रखें कि नहीं बताएं, है ना। जैसे इंटेलेक्चुअल मतलब मेरे अंदर जोड़ घटा की उतनी अच्छी नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी नहीं है, तो उनके बारे में बिल्कुल भी वहां पर मेंशन ना करें। लेकिन आप बता सकते हो कि सर मैं सेल्फ क्रिटिसिज्म हूं, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मैं अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज करता हूं जब मुझसे कोई गलती हो जाती है, या फिर मैं अपने काम को टाइम पर नहीं पूरा कर पाता तो मैं अपने आप को ही क्रिटिसाइज करने लगता हूं। तो जो मुझे लगता है कि कई बार ओवर हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और साथ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप लोग वीकनेस को बता रहे हो तो उस टाइम पर आप वीकनेस बताते टाइम लास्ट में ये बात जरूर बोले कि सर मैं इससे ओवरकम करने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं पिछले कई समय से, और मैं काफी हद तक इस पे काम कर भी पाया हूं। ये बात आप साथ में जरूर मेंशन करिएगा, जिससे ये लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो कि वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी वीकनेस के ऊपर वाकई में आप क्या करना चाहते हो, कमांड करना चाहते हो। फिर वर्कोहलिक, किस समय काम करने की, है ना, कुछ लोग होते हैं कि भाई अपने काम को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इस प्रकार के पर्सन अगर आप लोग हैं तो, वैसे तो बहुत कम देखने को मिलता है लेकिन फिर भी अगर है तो। इमोशनली, है ना, तो जैसे कई बच्चे क्या होते हैं, बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, अपनी खुद की पर्सनल बातों को कई लोगों के साथ शेयर नहीं करते। किसी ने कुछ बोल दिया तो वो अंदर ही अंदर जो है गुस्से होते रहते हैं, तो वो बात आप बता सकते हो, ठीक है। फिर बारी आती है जी कांट से नो। ये वैसे तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आपका, लेकिन फिर भी आप बोल सकते हो कि सर मैं अपनी फैमिली या फिर अपने दोस्तों के बीच में जब होता हूं तो किसी चीज के लिए मना करना मेरा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, चाहे वो मेरे को बात बुरी भी लग रही है तो भी मैं कई बार मना नहीं कर पाता हूं, जो मुझे लगता है कि गलत बात है, लेकिन फिर भी मैं इंप्रूव कर रहा हूं और इसमें मैंने काफी हद तक इंप्रूव किया भी है। फिर बारी आती है जी फाइनेंशियल लिटरेसी। आप बता सकते हो कि सर मुझे जो है आजकल जैसे स्टॉक मार्केट है या फिर म्यूचुअल फंड है, इनके अंदर नॉलेज नहीं है कि भाई कैसे पैसा लगाना चाहिए और कैसे वहां से अर्निंग करनी चाहिए। तो ये कोई बुरी बात नहीं होती है कि आपको अगर स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर आपको जो है म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं है, या फिर आपको लाइफ इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप बता सकते हो कि सर मेरे को ये फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है कि भाई पैसा कहां लगाना चाहिए और वहां से कितना पैसा अर्न किया जा सकता है, कब लगाना चाहिए, कब हटाना चाहिए, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज अभी तक नहीं है और वाकई में नहीं है। एग्रीकल्चर के बच्चे अगर आप लोग हो तो ज्यादातर आपको इसके बारे में बहुत कम नॉलेज होगी। हाँ, कुछ 20-1%
20% बच्चे होते हैं जिनको ये नॉलेज होती है, लेकिन 80% बच्चों को ये नॉलेज नहीं होती है। नॉट गुड इन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन, कई बार बच्चों को, अब जैसे मान के चलिए आप लोगों को हो सकता है डांस करना ना आता हो सकता है कि आप लोगों को कोई पेंटिंग करनी नहीं आती हो, तो आप बता सकते हो कि सर मेरी राइटिंग हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, या आप बता सकते हो कि सर मेरा जो है पेंटिंग मेरे से नहीं होती है, मेरे को बचपन में भी बहुत गालियां पड़ती थी, आज भी कई बार जो है इस चीजों को मैं फेस करता हूं कि मुझे लगता है कि पेंटिंग थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए। लाइफ डिसिप्लिन मेरा अच्छा नहीं है कि सर मेरा सुबह उठने का लेट का टाइम है, ठीक है, मैं सुबह 10 बजे तक उठता हूं, लेकिन भाई अगर हार्डवर्क आप लोग स्ट्रेंथ में बोल दोगे ना, तो फिर ये बात मत बोलना, ध्यान रखना आपस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए इन बातों का, ठीक है। आप बता सकते हो कि सर मेरे को जंक फूड खाने की बहुत ज्यादा हैबिट है, रात में मीठा खाने की हैबिट ज्यादा है, सर मैं मीठा बहुत खाता हूं सर, है ना, तो ये बता सकते हो। अच्छा, कई बार बच्चे बोलते हैं सर मैं चाय बहुत पीता हूं, ये एक मेरी वीकनेस है। अरे भाई मत बताओ, चाय इज नॉट ए वीकनेस। आज आधी भारत की जनता, आधी भी नहीं बोलूंगा, 80% जनता चाय पीती है, तो चिंता मत करिए, आप चाय पीते हो, ये इस प्रकार की। ऑनलाइन गेमिंग, अब जैसे बहुत सारा आपका आजकल नेट का है कि नेट सर्फिंग बहुत करता हूं, है ना, सोशल मीडिया बहुत चलाता हूं, आप बता सकते हो इनके बारे में, कोई बड़ी बात नहीं है कि सर जब भी मैं फ्री होता हूं मैं सोशल मीडिया चलाने बैठ जाता हूं, है ना, मैं बाकी चीजों के ऊपर काम नहीं कर पाता हूं, तो जिसके मुझे लगता है कि ये गलत बात है मेरी, है ना। जब भी मैं फ्री होता हूं, अपने काम से फ्री होता हूं, तो मैं तुरंत सोशल मीडिया को लेकर बैठ जाता हूं, या फिर मैं ऑनलाइन जो है शॉपिंग करने बैठ जाता हूं, जो कि मुझे लगता है कि मेरा कई बार ओवर एक्सपेंडिचर हो जाता है। तो इस प्रकार की लड़कियां बता सकती है ना, वो जब भी होती हैं तो ऑनलाइन, है ना, अब कभी आपका मंत्रा के ऊपर, कभी फ्लिपकार्ट के ऊपर, कभी अमेजोन के ऊपर जो है कुछ भी चीजें मंगवा लेते हैं। तो अगर आपके अंदर ये हैबिट है तो आप बता सकते हो कि सर मेरे अंदर ये है। अच्छा, प्रेजेंटेशन स्किल, कई बार जो है आप बोल सकते हो कि सर मेरे पास प्रेजेंटेशन स्किल उतनी अच्छी नहीं है कि मैं जो अपनी प्रेजेंटेशन है, पीपीटी पावर पॉइंट है, उनके ऊपर काम कर सकूं, है ना, तो उनका मेरे को अच्छा बनाना नहीं आता है ना, वर्ड प्रेस वगैरह मेरे को आता है, लेकिन उतना अच्छे से मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूं जितना कि मेरे को करना चाहिए। तो ये बात आपके लिए हो सकती है। तो ये कुछ बातें हैं जो अगर आप लोग बताते हो तो हो सकता है कि बढ़िया रहेगा, अदरवाइज हो सकता है कि भाई नेगेटिव इंप्रेशन भी आपका चला जाए। इसके बाद में है कि अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन बैंकिंग और बिकम एन एएफओ, ये क्वेश्चन बहुत बार होता है और बहुत बार बच्चे इसमें गलती करते हैं। पहला ये है कि देखो, सबसे पहला ये मत बताना कि सर मेरी शादी नहीं हो रही है और मैं शादी करने के लिए, ताकि मुझे दहेज अच्छा मिल सके, मेरे पास पैसा अच्छा आ सके, मैं डोवरी अच्छा हो सके, मतलब मैं दहेज अच्छा ले सकूं, मैं घूस ले सकूं, ऐसी बातें नहीं बतानी है। और साथ में ये बिल्कुल मत बोलना कि सर मैं लोगों की मदद करने के लिए आना चाहता हूं। सिंपल सी बात बोलो कि सर इस बैंक की जॉब में एक तो सैलरी अच्छी है, डाइवर्सिटी है, ठीक है, मतलब आगे चांस बहुत ज्यादा है कि मैं अच्छी अच्छी पोजीशंस पर जा सकता हूं, इसमें मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर होगी जिसके थ्रू मैं अपनी नॉलेज को यूज कर कर और आने वाले टाइम में उसको यूटिलाइज कर सकता हूं और बेटर आपका जो है सोसाइटी के लिए या फिर आने वाले टाइम के अंदर बेटर स्कीम्स को जनरेट कर सकता हूं जो कि बेटर काम कर सकती है। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मतलब इसमें इनकम अच्छी है तो मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बहुत बढ़िया है, जो कि मेरे को हेल्प करेगा आने वाले टाइम में मेरे जो खर्चे हैं, एक्सपेंडिचर हैं, उनको मैं बोरो कर पाता हूं, मेरी फैमिलीज की जो नीड है वो भी पूरा कर पाऊंगा और मैं खुद की जो नीड्स है, जरूरतें हैं, उनको भी पूरा कर पाऊंगा। फिर बारी आती है जी सोशल रिस्पेक्ट। अब बैंक में अगर जॉब करते हैं तो सोशल रिस्पेक्ट के तौर पर एक अच्छा आदमी माना जाता है कि एक ऑफिसर लगा हुआ है, तो उस केस में सोशल रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, तो उसके लिए भी सर मैं एक एएफओ बनना चाहता हूं। और फिर बारी है इमोशनल स्टोरी, ये आप बता सकते हो अगर वाकई में आप लोगों के साथ कोई घटना घटित हुई है कि भाई मेरे चाचा थे, इस प्रकार से वो बैंक में जॉब लग गए, उनके बाद उनका खूब मतलब मान सम्मान हुआ, ये सब चीजें मेरे को देखने को मिली, तब मेरे को इंस्पिरेशन मिला कि यार मैं भी एक बैंक में एम्प्लॉय बनूंगा और तब से मेरे अंदर जुनून है कि मैं बैंक में एम्प्लॉय बनना चाहता हूं। तो ये बात तब बताना जब आपको वाकई में लगे कि ऐसा हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अच्छा, वाई शुड वी चूज यू। अब देखो यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि भाई हम आपको ही चूज क्यों करें, इतने लोग बैंकिंग में इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं, हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, ऐसा क्या है आपके अंदर। तो इस बात को ध्यान रखना कि आपके अंदर एक तो जो आपकी बैंकिंग की क्वालिटी है बैंकर एज ए, वो बता सकते हो कि सर मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं, और उसके बाद में आप उनको ये बोल देना, अच्छा ये देखो ये क्वालिटीज मेंशन करनी है कि सर मेरे अंदर ये क्वालिटीज हैं जो मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताई थी स्ट्रेंथ के अंदर, और क्वालिटीज को मेंशन करते हुए लास्ट में ये बोलना कि सर मैं इन क्वालिटीज को अपने अंदर देखता हूं और मुझे लगता है कि एज ए बैंकर ये क्वालिटीज होनी चाहिए और मैं इस पोजीशन के लिए अपने आप को एक राइट पर्सन मानता हूं। पर आप सर सभी का इंटरव्यू लेने वाले हो
और मुझे लगता है कि आप हम सबको बेटर जज कर सकते हो, और आपको अगर लगता है कि मैं इस पोस्ट के लिए एक सूटेबल पर्सन हूं तो मुझे सेलेक्ट कर लेना, नहीं तो सर मैं कोशिश करूंगा कि अगली बार और अच्छी तैयारी करके आपके सामने आ सकूं। अब इसमें घबराने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने अगर कम नंबर कर दिए तो, नहीं, वो आपका नंबर कम नहीं करेंगे, वो आपके अंदर एक पेशेंस देखना चाहते हैं, आपकी हम्बलनेस देखना चाहते हैं, आपके अंदर अगर कोई कमी है तो उसको देखना चाहते हैं कि आप उसको एक्सेप्ट करते हो कि नहीं करते हो। ये सब चीजें उनके लिए जरूरी होती है। तो अगर आप इन क्वालिटीज के साथ इनमें से कोई भी क्वालिटी आप लोग मेंशन कर सकते हो और साथ में बोल सकते हो कि सर मेरे अंदर ये क्वालिटी है जो कि एज ए बैंकर मुझे लगता है कि मेरे अंदर क्वालिटी अच्छी है और होनी भी चाहिए, और मैं इसलिए इस पोस्ट के लिए अपने आप को एप्रोप्रिएट मानता हूं। लेकिन आप हम सभी को जज करने वाले हो और आपको लगता है कि मैं एक सूटेबल पर्सन हूं तो मुझे सिलेक्ट कर लीजिएगा, नहीं तो सर मैं अगली बार और बेटर तैयारी करके यहां पर पहुंचने की कोशिश करूंगा और मैं इस पोस्ट को डेफिनेटली हासिल करने का काम करूंगा। तो ये बात आप अगर मेंशन करोगे तो इससे आपका जो वहां पर पोजीशन है, आपकी पावर है, आपका जो नंबर है वो बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और मिसलेनियस क्वेश्चंस जो आपसे पूछे जाते हैं जैसे कि गैप ईयर के रिगार्डिंग, आपके मैरिड स्टेटस के रिगार्डिंग, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, या आपके बैंकिंग रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर बजट और स्कीम के रिगार्डिंग, तो ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वन बाय वन आने वाले सेशंस के अंदर। लेकिन आज का सेशन ये आपको उम्मीद है कि हेल्प करेगा, और इसको पूरा अच्छे से एक बार फिर से देख लेना। कहीं भी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक अगर आपको लगती है, आपको लगता है कि आप नहीं इंप्रूव कर पा रहे हो, आपको कोई और डाउट है, तो आप पर्सनली मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। पर्सनली मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, और जब मॉक इंटरव्यू आपको लोगों के लिए जाएंगे तब तो मैं आपको बेहतरीन गाइड करने की कोशिश करूंगा, मैं और मेरी टीम मेंबर, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि इंटरेक्शन के टाइम पर कई बार कमियां सामने आती है, और बाकी आपके जो भी डाउट हो तो आप उनको भी पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।